तो कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 202 बल्कि 203 पे कि ड्यूरिंग जर्नी जब कोई अपराध किया जाएगा तो उसका जांच और विचारण किन स्थानों पर होगा। अब बात आ रही है कि वे अपराध जो एक साथ विचारणीय, आप जब सीआरपीसी में हम लोग वहां पहुंचेंगे जहां पर आरोप की विरचना होगी तो वहां नॉर्मल रूल दिया जाएगा कि सामान्य नियम ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कारित प्रत्येक अपराध की जांच और प्रत्येक अपराध का विचारण, ठीक है, एक बार में एक मुकदमे के माध्यम से किया जाएगा। सामान्य नियम यही होगा, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां होंगी जिनमें कई सारे अपराध भी एक ही मुकदमे में विचारित किए जा सकेंगे। एक से अधिक अपराधों का विचारण एक साथ एक ही मुकदमे में किया जा सकेगा और यह सामान्य तौर पर कचहरी में रोज होता दिखता है कि एक मुकदमे में उनका कितने अपराधों का विचारण हो रहा, तो 5, 6, 147, 148, 149। तो एक से अधिक अपराध का विचारण कुछ दशाओं में संयुक्त तौर पर किया जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध उसका जांच और विचारण स्वयं एक मुकदमे में किया जाना चाहिए। सामान्य नियम उन्होंने क्या लिखा, प्रत्येक सुभिन्न अपराध का पृथक जांच और विचारण ये किया जाएगा। लेकिन अपेक्षा क्या कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध का, अगर अपराध परस्पर ऐसे हैं जिन्हें सुभिन्न नहीं कहा जा सकता, केवल भिन्न अपराध कहा जा सकता है, तो उनका जांच और विचारण एक साथ भी हो सकता है। क्योंकि क्या कहा, सुभिन्न अपराध है तो जांच और विचारण पृथक होगा। इसका मतलब यह भी लिखा है कि अपराध अगर सुभिन्न नहीं है तो उनका जांच और विचारण एक साथ भी हो सकता है। क्योंकि कानून में एक लाइन अगर लिखी है तो उस लाइन के जितने संभावित अर्थ हो सकते हैं वे सब संभावित अर्थ लिए जाएंगे। जैसे ये कहा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार को तय कर सकता है कि उसे क्षेत्राधिकार है या नहीं, लेकिन यह तय किन आधारों पर करेगा। तय करने के लिए आधार क्या होगा, तय तो आपको कानून के मुताबिक यह कानून के आधार पर ही करना होगा। आप अपनी इच्छा से तो नहीं तय कर लेंगे। आप क्षेत्राधिकार तय कर सकते हैं लेकिन क्षेत्राधिकार उत्पन्न नहीं कर सकते। यह नहीं हो सकता कि क्षेत्राधिकार तय करने के नाम पर आप जुरिडिक्शन उत्पन्न कर सको। अवधारणाएं आप लोगों की ऐसी ही हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, और आप ही की नहीं है। इस देश में अधिकांश लोगों की हैं। वो लाफील्ड के हैं, लाफील्ड के नहीं है, इससे मतलब नहीं। और इसीलिए एडवोकेट्स को मोस्ट फियरलेस पर्सन कहा जाता है कि उन्हीं में का कुछ वर्ग है, अधिकांश उनमें से भी ऐसे ही हैं जो ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। अधिकांश उनमें से भी यही मानते हैं। लेकिन हां, उनमें से कुछ वर्ग ऐसा जरूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल अपने में जुरिडिक्शन उत्पन्न करना शुरू कर दे तो उसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। और वे ही ठीक होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन उत्पन्न नहीं कर सकता खुद में। और अगर आप अनुच्छेद 142 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 142 में भी सेल्फ इंपोज रेस्ट्रिक्शंस स्वयं अनुच्छेद में मौजूद है। अनुच्छेद कहता है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पहले कोई आर्टिकल और सेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप जाएंगे, तभी तो अधिकारिता का प्रयोग होगा। और अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसे यह लगता है कि संपूर्ण न्याय इसे करने के लिए, यानी संपूर्ण न्याय यह भी देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर मामले में संपूर्ण न्याय क्या हो सकता है
और क्या वो संपूर्ण न्याय जो हो सकता है उस पर्टिकुलर मामले में, उसे करने में कानून कहीं बाधा दे रहा है, या उस विषय पर कानून कुछ प्रावधानित नहीं कर रहा है? अगर ये है, तब आपको उस पर्टिकुलर मामले में, न कि यूनिवर्सली, कुछ भी करने का हक मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाषा को कितना भी बढ़ा दो और भाषा को कितना भी घटा दो, ये नहीं है। भाषा में जो शब्द आया, उस शब्द का जो अर्थ हो सकता है सिर्फ वही लिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपकी दिक्कत यही है कि आप शब्दों से घालमेल करते हैं। बेंथम कहता है कि लायर्स कौन है? इंजीनियर ऑफ द वर्ड्स, वो शब्दों के अभियंता हैं। हम शब्द की इंजीनियरिंग यही करते हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो आपकी मान्यताएं हैं वे आपके विश्वासों को निर्मित करती हैं, और जो आपका ज्ञान है वो श्रद्धा को निर्मित करता है। लेकिन आपने घालमेल कर रखा है। आप ऐसे मानते हैं कि जो आपकी मान्यताएं हैं वो भी श्रद्धा का निर्माण करती हैं। बिल्कुल गलत। मान्यता हमेशा जिसे जन्म देगी वो विश्वास होगा, और वो हमेशा कमजोर होगा, क्योंकि वो मान्यता है आपकी, उसका आधार ही, उसकी नींव ही कमजोर चीज पर है। आपने माना है, जाना तो नहीं है। और माना है तो मान्यता गलत हो सकती है। तो जब बुनियाद गलत, तो बिल्डिंग कैसे ठीक हो सकती है? तो मान्यता पर आधारित विश्वास है। इसलिए विश्वास अक्सर अंधविश्वास साबित होता है, क्योंकि मान्यता स्वयं अंधी हो सकती है, क्योंकि मान्यता यहां से निर्मित नहीं हो रही है। ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख। जो जानेंगे उससे जो निर्मित होगा वो श्रद्धा होगी, और जो जानेंगे ज्ञानेंद्रियों से जानेंगे, और ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाएगा वो ज्ञान होगा। तो मान्यता स्वयं अंधी है। तो वो अगर तीर और तुक्के के कारण से कभी विश्वास जो कि अंधा न हो उसे निर्मित कर दे, तो इसे भगवान का आशीर्वाद मानिए। अन्यथा मान्यता हमेशा अंधविश्वास इसको निर्मित करेगी, लेकिन ज्ञान यह श्रद्धा को निर्मित करता है। इसलिए श्रद्धालु होना अच्छी बात है। भक्त श्रद्धालु होता है, और अनुयायी होना गलत बात है, क्योंकि अनुयायी मानने वाला होता है। आपने सब मान लिया कि अमुक व्यक्ति ठीक है और बस उसके पीछे चल दिया। लेकिन श्रद्धा ये ठीक बात है। तो शब्द जो कहता है उसी को जानिए। श्रद्धा उसका अपना अर्थ है, विश्वास उसका अपना अर्थ है। भिन्न अलग अर्थ देता है, सुभिन्न अलग अर्थ देता है। भिन्न और सुभिन्न एक बात नहीं है। भिन्न का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भिन्न है, और सुभिन्न का मतलब यह है कि जो पर्याप्त भिन्न है, इतना भिन्न है कि उस भिन्नता को सुआधारित कहा जा सकता है। वो इतना भिन्न है। आप अपनी माताजी से भिन्न हैं, आप अपने पिताजी से भी भिन्न हैं, लेकिन सुभिन्न नहीं है। लेकिन सुभिन्न नहीं है क्योंकि अक्सर कहा जाता है इनमें तो अपने खानदान के कोई लक्षण ही नहीं दिखते। अगर दिखते भी हों तो भी आपके खानदान में सब एक जैसे नहीं होंगे, तब भी वो अलग अलग होंगे। लेकिन तब वे भिन्न तो होंगे किंतु सुभिन्न नहीं होंगे। सु शब्द लगकर प्रत्यय के तौर पर
इसे जो पहले शब्द लगता है उसे या तो प्रत्यय या उपसर्ग, इनमें से एक बात कहते हैं। तो जब इसका इस्तेमाल प्रत्यय या उपसर्ग के तौर पर होगा सु शब्द का, तो इसका अर्थ ऐसे देने लगता है कि बहुत ज्यादा, जैसे क्या कहते हैं, सुपुत्र, ठीक है, पुत्र पुत्र हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है वो सुपुत्र न हो। हर पुत्र पुत्र तो होगा, लेकिन हर पुत्र सुपुत्र हो आवश्यक नहीं है। तो कानून में जो शब्द आया है उस शब्द को पूरी क्षमता और पूरे भाव के साथ यह पढ़ना चाहिए। आरोप की विरचना इसी बीएनएसएस में होगी और आगे होगी, और वहां जब यह बात आएगी तो इस बात को हम और क्लियर करेंगे कि किन अपराधों का एक साथ विचारण किया जाएगा और कौन से अपराधों का एक साथ विचारण नहीं किया जाएगा। और यद्यपि कुछ अपराधों का एक साथ विचारण हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो सकता है सब किया ही नहीं जाएगा। और अगर एक साथ विचारण होने से गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ किसी भी ढंग की हो रही है, तो पृथक विचारण का आदेश उन मामलों में भी दिया जा सकता है जिन मामलों में अपराध परस्पर सुभिन्न नहीं है। और यह भी आप कचहरी में रोज देखते हैं, एप्लीकेशन देता है अभियोजक कि साहब ये ठीक है कि इस मामले में विचारण के योग्य जितने अभियुक्त हैं 10, सबका विचारण एक साथ हो सकता है, लेकिन 3 आ ही नहीं रहे, और इसलिए सबका विचारण लेट हो रहा है। ये 7 लगातार आ रहे हैं, इसलिए क्या किया जाए, फाइल सेपरेट कर दी जाए 3 की, तो वो कैसे हो जाती है। इसीलिए ये ठीक है कि उस मामले में सारे अभियुक्तों का संयुक्त विचारण होना चाहिए था, लेकिन कोई कारण है, और ये कारण सिर्फ यही नहीं है, अन्य भी हो सकते हैं। 319 सीआरपीसी पढ़ेंगे आप। 319 सीआरपीसी कहती कि अगर साक्ष्य से यह लगता है विचारण न्यायालय को कि जो अभियुक्त उसके समक्ष विचारित हो रहे हैं उनके अलावा कोई और भी है जिसे इस अपराध के अभियुक्त के तौर पर विचारित होना चाहिए, तो अभियुक्त, ठीक है, जो विचारित हो रहे हैं उनके अलावा उस व्यक्ति को भी सम्मन के द्वारा न्यायालय अपने समक्ष विचारित किए जाने के लिए आहूत कर सकता है, और ऐसा निर्णय घोषित होने से पूर्व कभी भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम लोग सीआरपीसी में वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि निर्णय कब घोषित हो गया, ये मान लिया जाए, ये भी कानून बताएगा। उसका कारण ही है कि जब तक निर्णय घोषित हुआ नहीं माना जाएगा तब तक विचारण न्यायालय ये रहेगा, और इसकी शक्तियां उस बात के संबंध में इसे प्राप्त रहेंगी। एक बार जैसे ही निर्णय घोषित हुआ, फिर यह न्यायालय इस बात के संबंध में अब किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अब जो कुछ करेगा अपीलेट कोर्ट। इसलिए जरूरी है यह बताना कि निर्णय कब घोषित हो गया आधिकारिक तौर पर, अथॉरिटेटिव वे में, तो निर्णय घोषित होने से पूर्व 319 की शक्ति का इस्तेमाल कभी भी हो जाएगा। अब 3, 4 इनके खिलाफ जब बहस सुनने लगे निर्णित करने के लिए, तब पता लगा कि 2 तो और हैं, इनका भी विचारण होना चाहिए। अब 2 अगर वो आहूत हो गए तो उनके बारे में 319 सेक्शन, जो अब कुछ और सेक्शन हो गया होगा, वो ये कहता उनके बारे में ये माना जाएगा कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन विचारण प्रारंभ हुआ, तो अब उनका आरोप विरचना होगी और सारी चीजें होंगी, अब समय बहुत लगने वाला है। तो इस दशा में यह ठीक है कि इन अभियुक्तों का संयुक्त विचारण हो सकता था, लेकिन न्यायालय यह उचित नहीं मानेगा।
और जो 319 में आहूत होकर आए उनका पृथक विचारणा, इसका आदेश कर सकता है। तो अपराध जो सुभिन्न नहीं है, जो अपराध सुभिन्न नहीं है किंतु भिन्न है, उनका विचारण एक साथ भी किया जा सकता है। किया जा सकता है, किया जाएगा ये नहीं कह रहा हूं। और इसके लिए पहले सेक्शन कौन कौन से थे? 219, 221, 223। अब ये सेक्शन बदल गए होंगे नई बीएनएसएस में, जब हम लोग वहां पहुंचेंगे देख लेंगे। ये सेक्शन बदल चुके होंगे। 242, 243 ये सब हुआ है, ये हो गया होगा। तो करेस्पॉन्डिंग सेक्शन ढूंढ लेना ये कोई बहुत कठिनाई का काम नहीं है। इतनी तो अपेक्षा आपसे युक्ति संगत तौर पर हम कर ही सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग सेक्शन आप देख लेंगे। पुराने हम कोट कर रहे हैं क्योंकि पुराने हमें याद है, नए अब न तो हमारी कोई इच्छा बची कि हम याद करें, और ना लगता है कि याद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। क्योंकि ये तो हमें तब का याद है जब हम खुद एग्जाम देते थे। अब हम एग्जाम तो देते नहीं, तो हमें उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तो हम याद करते भी नहीं। तो प्रत्येक सुभिन्न अपराध का विचारण ये पृथक ही होगा। लेकिन जो सुभिन्न नहीं है, ऐसे अपराधों का विचारण एक साथ भी किया जा सकता है 219, 221, 223 के प्रावधानों के अंतर्गत। लेकिन किया जा सकता है, किया जाएगा ये नहीं है। अगर उचित होगा न करना एक साथ तो नहीं भी करेंगे, लेकिन ये आप मान लें कि 219, 221, 223 इस बात की इजाजत देते हैं कि वे अपराध जो परस्पर सुभिन्न नहीं है उनका विचारण एक साथ किया जा सकता है। अब ऐसे अपराध जो एक साथ विचारित होने योग्य हैं, या ऐसे लोग जो एक साथ विचारित होने योग्य हैं, ठीक है, तो ये अपराध एक से ज्यादा और ऐसे अभियुक्त एक से ज्यादा होंगे। भाई कई सारे होंगे ना, तो इनमें से एक भी अपराध जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में किया गया है, उस न्यायालय को उन समस्त अपराधों के जांच, विचारण और अन्वेषण की अधिकारिता, अन्वेषण जब हम बोले तो आप एसएचओ से संदर्भ ले लेंगे, उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जांच, विचारण और अन्वेषण संबंधित एसएचओ और संबंधित न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। यही बात आपका इस सेक्शन में लिखी है। क्या कहता है? एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान मार्जिनल नोट खुद में तय कर रहा है कि एक साथ विचारणीय, मीनिंग देयर बाय हियर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सेक्शन फॉर द ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंस। एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। तो जो शब्दावली है वो स्वयं ही कुछ कह रही है, ठीक है। तो कहता है जहां किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं, कैसे? जैसे आगे लिखित हैं, यानी उन अपराधों में अग्रलिखित विशेषताएं मौजूद हैं, ठीक है ना। बेयर को बहुत ढंग से और बहुत ठीक से पढ़ा जाता है। कहता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 242, धारा 243 या धारा 244, ये 219, 220, 221 वो है के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। अथवा धारा 223 थी पहले, जो ये कहती थी कि अगर कुछ अपराध कई सारे लोगों ने मिलकर किए हैं तो उन सारे लोगों का विचारण एक साथ किया जा सकता। और यही आप कचहरी में देखते हैं, ये एक मुकदमे में उनका 20 लोग अभियुक्त, सबका विचारण एक साथ। सामान्य तौर पर ऐसा होता है, लेकिन पृथक भी हो जाता है, ठीक है ना। अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 246 के उपबंधों के आधार पर
एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। यानी अपराध ऐसे हैं कि या तो कई सारे लोगों द्वारा इस प्रकार किए गए कि वे सारे लोग उन सारे अपराधों के लिए एक साथ विचारित हो सकते हैं, या अपराधों में कुछ ऐसी विशेषता है कि वो 242, 43 और 44 इनके उपबंधों के प्रभाव से एक साथ विचारित हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जांच विचारण या अन्वेषण के प्रयोजनों से प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो अगले लाइन में लिखी है। ठीक है, वहां अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी एक की जांच विचारण करने के लिए सक्षम है। वो सारे अपराधों की कर सकता है। तो जुडिक्शन के संबंध में विशेष प्रकार का नियम है। अगला सेक्शन कहता है 205, विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि सामान्यतः विचारणों के संबंध में आदेश देने की शक्ति न्यायालयों को प्राप्त है, क्योंकि यह स्टेट का ऐसा फंक्शन है जिसका संबंध न्याय निर्णय से है। ठीक है, तो सामान्य क्रम में विचारण का स्थान तय करने का हक ये स्वयं विधायिका को है कानून के माध्यम से, और सामान्यतः विधायिका कानून के माध्यम से जो कुछ तय करती है तो विचारण के संबंध में समस्त अधिकारिताएं वो किसको देती है? न्यायालय को। राज्य के उस अंग को जिसे सरकार कहा जाता है, विधायिका जो स्वयं राज्य का अंग है, कोई अधिकारिता नहीं देती। ये सामान्य नियम है। लेकिन चूंकि सरकार को व्यवस्था बनानी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका काम है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो उच्च न्यायालय के फैसले की देन है। गालियां सरकार खा रही है। ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि ठीक है, अगर लोग कहेंगे कि साहब अगर ठीक बात कही जाएगी तो हम दंगा करेंगे, तो ठीक बात कहना तो बंद नहीं होगी। जो दंगा करेंगे उन पर लाठी चलेगी। तो ये भी हम नहीं कह रहे कि उच्च न्यायालय ने गलत किया, ऐसा हम नहीं कह रहे। उच्च न्यायालय के फैसले को लागू कराना है सरकार का काम है, कराएंगे भी, क्योंकि माना यह जाएगा कि हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा वो जस्टिफाइड है, होना चाहिए। तो कुछ लोग लफड़ा करेंगे या झंझट करेंगे, इसके कारण से ठीक बात कहना तो नहीं बंद कर दी जाएगी, नहीं तो फिर ठीक बात हो ही नहीं पाएगी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चूंकि उनका काम है, इसलिए उन्हें भी यह ताकत दी गई है कि अगर किसी पर्टिकुलर मामले में सुरक्षा कारणों का ध्यान रखते हो, यह आवश्यक हो रहा है कि एक विशेष व्यक्ति का विचारण एक विशेष स्थान पर न हो, उसके समर्थक वहां बहुत ज्यादा है, वहां चलाएंगे तो रोज झंझट होगा। अब रोज उतनी पुलिस, उतनी पीएससी, उतने लोग हम कहां से लाएं? एक समस्या है। तो दूर चला देंगे विचारण। विचारण ही तो चलना है, चलना तो इसी प्रक्रिया से है, कहीं और चलवा देंगे, वहां चल जाएगा। वहां सारे समर्थक हर तारीख पे बस करके जा थोड़ी पाएंगे। अरे घर वाले नहीं जा पाते हर डेट पे, जिसे उपस्थित होना है वो नहीं जा पाता, तो ये तो क्या ही जा पाएंगे। और सरकार तो सब जगह है, यहां से 200 किलोमीटर दूर करा देंगे। ठीक है, तो सरकार को भी यहां शक्ति मिली, और इसीलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता यही कि यहां ताकत सरकार को मिली है विचारण का स्थान तय करने की, किसे? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से केंद्र सरकार का कोई मतलब है ही नहीं। राज्य सरकार विचारण का स्थान तय कर सकती है, और चूंकि मामला न्याय निर्णय से जुड़ा है, इसलिए राज्य सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अधीन रखा गया है। यानी अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश नहीं है तो राज्य सरकार विचारण का स्थान तय कर सकती है, और अगर है तो फिर उनकी बात चलेगी। और इन्होंने दिया, फिर उन्होंने दे दिया, तो भी उन्हीं की चलेगी, क्योंकि उनके अधीन होकर ही ये कर सकते हैं, क्योंकि मामला न्याय निर्णय से जुड़ा है।
और बात नाक की कभी होती नहीं, बात हमेशा जरूरत की होती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो भी स्टेट हैं, उनके बारे में भी ये नहीं माना जा सकता कि अनावश्यक तौर पर वो कोई आदेश राज्य सरकार के आदेश के उचित होते हुए भी विरोधी आदेश के तौर पर करेंगे ही, ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए ये सेक्शन कहता है इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यानी जांच और विचारण के सामान्य स्थान जो अभी तक बताए गए उनमें कुछ भी कहा गया हो, क्योंकि जब शक्ति दी जाएगी किसी को तो ओवरराइडिंग ही दी जाएगी। अगर आप उन प्रावधानों के अधीन कर दो तो फिर शक्ति कहां रही, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो जो शब्दावली है वो ऐसे ही लानी होगी कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का, यानी पर्टिकुलर मामले कि ये वाला मामला, ये वाला मामला या वर्ग के मामले। उन्होंने कहा कि साहब जो है चुनाव से संबंधित जितने मामले होंगे, चुनाव में भी उन्होंने कहा ग्राम प्रधान के चुनाव संबंधित जितने मामले होंगे, तो वर्ग के मामले हो गए, ठीक है ना। मामलों या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है। इसका मतलब ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट के संबंध में राज्य सरकार को शक्ति नहीं है, क्योंकि विचारणार्थ सुपुर्द होते ही नहीं, ठीक है, ट्राइबल मजिस्ट्रेट कोर्ट मामले, ठीक है ना। परंतु यह तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवक्ता किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति को भी सीमित किया, एक बार राज्य सरकार दे देगी फिर ये नहीं देंगे, क्योंकि कहता पहले ही जारी किए गए आदेश के विरुद्ध नहीं। इन लाइनों का सीधा अब या तो अनुच्छेद 142 की ताकत का इस्तेमाल करे तो कोई भी इंस्टीट्यूट उनकी उस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को रोक नहीं सकता। या 139A हम लोग देखेंगे, ठीक है, 139A में भी उन्हें ताकत थी, लेकिन वहां उच्च न्यायालय में जो मामले चल रहे थे उनको ट्रांसफर करने की ताकत थी, वो लोअर कोर्ट में चल रहे मामलों को ट्रांसफर करने की ताकत नहीं थी। हालांकि इस संहिता में भी उन्हें ताकत आएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो उन्हें ताकत देते हैं वो बात अलग है। अदरवाइज पूर्व से जारी निर्देश के विरुद्ध वो भी आदेश नहीं देंगे। कहता है संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। अब दो जगह एक साथ ट्रायल शुरू हो गया, ये अनिश्चित है, अनिश्चित है कि कहां ट्रायल होना चाहिए, और ट्रायल दो जगह शुरू हो गया। संज्ञान नहीं कहा, ट्रायल कहा, ठीक है। क्या कहता है, जहां दो या अधिक अपराध न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए। बात उतना जांच या विचारण की है, संज्ञान का नहीं। ये जो शब्दावली आ रही इसका कारण है, देखिए कंप्लेंट पर संज्ञान उसी क्षण हो जाता है जिस दिन परिवाद जिस क्षण प्रस्तुत किया जाता है उसी क्षण संज्ञान होता है, और संज्ञान होने के बाद जो कुछ होता है वो जांच, ठीक है ना। और जब पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामला होगा तो संज्ञान एफआईआर पहले लिख जाएगी। एफआईआर लिखते समय कोई संज्ञान नहीं होता अपराध का, एफआईआर लिख गई, अन्वेषण हुआ, अन्वेषण के उपरांत 193 की पुलिस रिपोर्ट आई, अब संज्ञान होगा, ठीक है ना। और अब संज्ञान के बाद तय करना पड़ेगा कि जांच, फिर जांच होगी कि क्या वाकई इस लायक है कि विचारण किया जाए, फिर जांच और फिर विचारण शुरू होगा पुलिस रिपोर्ट की दशा में। जबकि परिवाद की दशा में तत्काल संज्ञान, इधर परिवाद दिया फट से संज्ञान होगा। इसीलिए उसने कहा कि संज्ञान की स्टेज पर यह सेक्शन काम नहीं आता। 206 का कोई मतलब संज्ञान से नहीं है। जांच और विचारण, जांच और विचारण, यानी परिवाद पर अगर गलत कोर्ट में संज्ञान हो गया
मानिए कहीं परिवार एक मामले में प्रस्तुत हो गया और न्यायालय ने उस पर संज्ञान ले लिया और दूसरी जगह पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो 206 की अधिकारिता या 206 का प्रश्न कहीं नहीं उठेगा। चलने दीजिए, अभी तो संज्ञान ही हुआ, जांच विचारण तो हो ही नहीं रहा, अभी तो संज्ञान ही भाई, वहां परिवार पर संज्ञान हुआ और यहां अभी संज्ञान हुआ ही नहीं, यहां तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा, चलने दीजिए। 206 की कोई बात नहीं उठेगी। जब वहां परिवार पर संज्ञान करने के बाद जांच होगी, जांच के बाद प्रोसेस जारी होगा, वहां मान लीजिए प्रोसेस जारी हो गया, अभी भी कोई बात नहीं उठेगी, अभी भी कोई बात नहीं उठेगी, चलने दीजिए इन्वेस्टिगेशन। भाई इन्वेस्टिगेशन ही तो चल रहा, 206 के अंतर्गत कोई बात नहीं उठेगी। 206 में अन्य सेक्शंस में उठती है तो उठती रहे, इसमें कोई बात नहीं उठेगी कि आप ये ट्रांसफर कर दो, वो ट्रांसफर कर दो, कुछ नहीं, वहां चलने दीजिए। जब यहां पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी, अब भी नहीं उठेगी, क्योंकि अभी यहां संज्ञान होगा पुलिस रिपोर्ट, वहां जांच चल रही, वहां आउट हो गए तो होते रहे, ठीक है ना, होते रहे आउट। यहां संज्ञान जब हो जाएगा और ये पा लेंगे कि विचारण का आधार है, और यहां भी प्रोसेस जारी हो जाएगा, ठीक है, यहां भी अभियुक्त को विचारण हेतु आहूत कर लेंगे। अब सवाल उठ रहा है, ठीक है, कि 206 में ये डिसाइड किया जाए कि एक ही अपराध दो जगह पर विचारित होना या उसके संबंध में जांच होना शुरू हो गई, ठीक है ना। अब 206 के अंतर्गत किया जा सकता है, तो कहता है कि जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है, ठीक है, संज्ञान कर लेते हैं, इससे जरूरी नहीं है कि यह प्रश्न उठ ही जाए, लेकिन और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारणा करना चाहिए, ठीक है ना। भाई पुलिस रिपोर्ट आई, अपराध का संज्ञान हो गया, लेकिन अपराधी का थोड़ा ही हुआ, जो एविडेंस कलेक्ट है उससे यह तो तय हो गया कि अपराध हुआ, लेकिन जिसे अपराधी के तौर पर दर्शित किया वो अपराधी है ये नहीं दिखता, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन 156(3) जो पुरानी थी, जो अब 175 कहलाई, उसकी ताकत का इस्तेमाल करेगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश हो जाएंगे। अभी भी 206 की कोई जरूरत नहीं है, अपराध का संज्ञान हो गया है, ठीक है ना, लेकिन जांच और विचारण तो नहीं चल रही ना दोनों जगह, इसीलिए उसने कहा जहां दो न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान करते हैं और उसके संबंध में जांच और विचारण भी दो जगहों पर शुरू हो जाए, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और शब्द है बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, कहता है और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से उस अपराध की जांच और विचारण किसे करना चाहिए, वह प्रश्न। अब यह प्रश्न अगर दोनों वो न्यायालय जो अलग अलग हैं और जांच और विचारण कर रहे हैं ये एक ही उच्च न्यायालय के अधीन है, तो वो उच्च न्यायालय कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं। दोनों एक उच्च न्यायालय के अधीन है, एक बरेली में हो रहा है, एक हरदोई में हो रहा है, दोनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन है। बेंच थोड़ी देखी जाएगी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन है, लेकिन अगर भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन है तो फिर जहां पहले संज्ञान हो गया था, संज्ञान विचारणा नहीं, जहां पहले संज्ञान हो गया था वो उच्च न्यायालय, जहां पहले संज्ञान हो गया था वो न्यायालय जिस उच्च न्यायालय के अधीन है वो वाला उच्च न्यायालय ये तय करेगा कि इन दोनों मामलों का जांच और विचारणा कहां हो, ठीक है ना। ये कहता है यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीन है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, और यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्यवाही पहले प्रारंभ हुई, क्योंकि उच्च न्यायालय तो सीआरपीसी में दांडिक अपील का न्यायालय है ना, यद्यपि विचारण का न्यायालय भी है, लेकिन अगर पहले ही किसी अन्य न्यायालय में कार्यवाही शुरू हो गई तब तो वो दांडिक अपील का ही होगा, ठीक है ना। करना चाहे तो खुद करे, लेकिन वैसे तो दांडिक अपील का न्यायालय है, कार्यवाही पहले प्रारंभ हुई, विनिश्चित किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्यवाहियां बंद कर दी जाएंगी, यानी अन्य जगहों पर कार्यवाहियां फिर नहीं चलेंगी, ठीक है। ये आपका
सेक्शन कहता है। इसके बाद हम लोग 207 सेक्शन अगर नहीं होगा तो व्यवहारिक तौर पर जो पुरानी आईपीसी में सेक्शन 4 था उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। सेक्शन 4 चूंकि आईपीसी में है इसलिए 207 और 208 के प्रावधान बनाए जाने आवश्यक है। अगर अदरवाइज करेंगे कैसे? क्योंकि सेक्शन 4 ये कहता था राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन, वो ये कहता था कि भारत का कोई नागरिक उसने दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा अपराध किया है जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन विचारणीय है। 2 सेक्शन थे पिछली आईपीसी में, सेक्शन 2 और सेक्शन 4। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में चर्चा करता था और उन्हें अपराध घोषित करता था और कहता था कि भारत के भीतर अगर कोई भी इस संहिता के अंतर्गत अपराध के रूप में जो कुछ परिभाषित किया गया है उसे करेगा, शब्द करना लिखा है, तब उसे उस दंड से दंडित किया जाएगा जो यह संहिता प्रावधानित करती है। हमने आपसे एक बार और चर्चा की थी कि अक्सर जब आप कचहरियों में जाते हैं तो ऐसे वकील जिन्हें दूसरों को बेइज्जत करने की आदत होती है, भले ही उन्हें भी खुद कुछ न मालूम हो, वो जूनियर्स को अक्सर बेइज्जत करते हैं इस बात को पूछकर, साहब डेफिनेशन तो कत्ल की 300 में है, ये FIR 302 में क्यों लिखती है? तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें, भले ही उन्हें खुद भी ये मालूम नहीं होगा, उसको पलट के पूछ दो कि आप ही बता दो, हम तो साहब बहुत छोटे हैं, तो हो सकता वो भी मुंह ही फैला दें और हु करते हुए अपनी सीनियरिटी का अनुचित लाभ लेते हुए, ठीक है, आपको कुछ ना बताएं। लेकिन उसका कारण यही है क्योंकि अपराध ये परिभाषित है आईपीसी में। उसने कहा विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय ऐसा कृत्य, और अपराध क्या हो सकता है? कृत्य या लोप। अपराध कैसे होगा? या तो कृत्य से या लोप से, और लोप 2 प्रकार से होगा। साशय यानी विधि जब कार्य करना आपका कर्तव्य बनाती हो और न करें आप, तब लोप होगा। वैसा जो अपराध हो सकता है अगर विधि ने आप पर कार्य करने का कर्तव्य उत्पन्न नहीं किया है तो आपने लोप कर भी दिया तो भी वो अपराध नहीं हो सकता। इसका जो सबसे लोकप्रिय उदाहरण दिया जाता है कि हम बहुत अच्छे तैराक हैं और तुम मेरी आंखों के सामने डूब गए, हमने कुछ नहीं किया, तो नैतिक दृष्टिकोण से हम दोषी भले ही हों लेकिन हमने अपराध नहीं किया। लेकिन अगर हम कोस्ट गार्ड हैं, हमारी नौकरी यही है कि हम डूबते को बचाएंगे, जो अक्सर समुद्र तटों पर नियुक्त होते हैं कोस्ट गार्ड, क्योंकि लोग तो मानते ही नहीं, लोग तो इतने नीच हैं कि वो रील बनाने के लिए अपनी जान देने पर तुले हैं। ठीक है, तो समुद्र आपकी फिक्र तो करेगा नहीं, उसका तो एक निश्चित समय है, बढ़ेगा और घटेगा। और महासागर या समुद्र के भीतर जिस समय वो खींच रहा है अपने भीतर, और अगर एक सीमा के अंदर आप पहुंच गए फिर वो बाहर आपको नहीं फेंकेगा, फिर तो आप डूबेंगे। हाँ, एक सीमा तक रहे आप तो बाहर फेंक देगा। तो लोग मानते तो है नहीं, तो वहां कोस्ट गार्डों की नौकरी होती है कि जब हूटर बजने शुरू होते हैं कि समुद्र बढ़ने वाला है, आप हटिए, जब लोग नहीं हटते तो डंडे चलाते हैं फिर वो। और अगर फिर कोई डूबता तो उनकी ड्यूटी है बचाना। बचाना ड्यूटी नहीं है, बचाने का प्रयास करना, क्योंकि बचाएगा तो भगवान। और फिर अगर आपने लोप किया, अब अपराध है। तो लोप प्रत्येक अपराध नहीं है,
जहां विधि कार्य करने का कर्तव्य निर्धारित करती है और आप नहीं करेंगे तब लोक अपराध है। और कृत्य ये साक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि कृत्य किन विशेषताओं से युक्त हो कि वो अपराध बन जाए, ये अपराध की परिभाषाओं में बताया जाता है। बेईमानी से, कपट पूर्वक आदि आदि ये लिखा जाता है। तो सवाल ये है, अगर एफआईआर लिखनी है तो एफआईआर काहे की लिखेगी? अपराध की। और अपराध क्या है? कृत्य या लोक। अपराध के लिखेंगे ना, और अपराध है क्या? कृत्य या लोक है। कहां पर कहा कि जो हत्या करेगा वो दंडनीय होगा, ठीक है ना। तो हत्या घटना भी है, हत्या कृत्य भी है, ठीक है ना। हत्या कृत्य भी है और हत्या घटना भी है। जब हत्या हो जाती तो तुम क्या कहते हो? हत्या हो गई और इन्होंने हत्या की। दोनों जगह हत्या शब्द का प्रयोग हो रहा है। एक जगह आपका अर्थ घटना से है और एक जगह आपका अर्थ कृत्य से है। तो शब्द किस संदर्भ में आ रहा है, जब तक वो संदर्भ आप नहीं पकड़ते तब तक सही स्थिति का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। तो हमेशा शब्द का कोई अर्थ नहीं है, वो किन संदर्भों में आ रहा है उससे वो अर्थ ग्रहण करता है। जैसे हिंसा, ये ठीक है, हिंसा घटना के तौर पर, ठीक है, और हिंसा गतिविधि के तौर पर, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों जगह हिंसा शब्द का ही प्रयोग होगा, लेकिन हिंसा घटना के तौर पर, हिंसा हो गई, हिंसा की गई, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा, इसीलिए आपको कर्ता ने कर, ठीक है, कर्म को करण से ये सब सिखाया जाता है कि आप पर्टिकुलर सेंटेंसेस में ये पहचान सकें कि किसी भी शब्द का प्रयोग किस तरह किया गया है। लेकिन वो तो खाली याद कर लिया था, उससे तो कोई मतलब ही नहीं रखा। वो तो ऐसे मान लिया कि नंबर लाने के लिए हमें सिखाया जा रहा, जीवन में तो इसका कोई उपयोग ही नहीं। जबकि विषय कोई आपको पढ़ाया ही नहीं जाता जो जीवन में उपयोग करने के दृष्टिकोण से ना पढ़ाया जाता हो, वो जीवन के लिए ही है। तो क्या कहता है? जो हत्या करेगा वो अमुक दंड से दंडित होगा। यानी ये कृत्य दंडनीय कहां बना? 302 में। और अपराध की डेफिनेशन क्या है? विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय काम। तो इस विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय काम का जिक्र कहां हुआ? 302 में। इसलिए अपराध क्या बना? 302। रिपोर्ट काहे की होगी? अपराध की। रिपोर्ट तो अपराध की लिखेगी, तो इसलिए एफआईआर 302 में होगी, डेफिनेशन में थोड़ी हो जाएगी। क्योंकि 173 क्या कहता है? Whenever the SHO will receive the information in regard of the cognizable offense, डेफिनेशन की सूचना उसे मिलती है तो वो रिपोर्ट दर्ज कर लेगा, ये थोड़ी है। तो कल बच्चा जाएगा, उसे डेफिनेशन पढ़ के सुनाएगा, वो फट से रिपोर्ट दर्ज कर लेगा। ये बेवकूफी की बात है। जब अपराध की सूचना उसे मिलेगी, और अपराध क्या है कि जब हत्या गतिविधि के रूप में किसी के द्वारा की गई है, यह सूचना उसे मिलेगी, तो अपराध के होने की सूचना मिलेगी। तो चीजों के अपने अर्थ हैं। तो आपका सेक्शन 2 यह कहता है कि इस आईपीसी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर कोई ऐसा करेगा जो ये संहिता अपराध घोषित करती है, तो उसका विचारण इसी संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। और सेक्शन 4 क्या कहता है कि जब भारत का कोई नागरिक ये भारत के बाहर कहीं भी और विदेशी भारत में राष्ट्रीयकृत पोत विमान या भारत के भीतर अगर कोई अपराध करेगा तो उसका विचारण इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार होगा। यानी भारत का नागरिक दुनिया भर में कहीं भी, लेकिन विदेशी सिर्फ भारत में अगर कोई अपराध करेगा तो उसका विचारण अमुक अमुक प्रावधान। अब विदेशी भारत में कर दे तब तो सेक्शन 2 लागू हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन भारत का नागरिक भारत के बाहर कराया, ठीक है, भारत के बाहर कराया, और जो भारत के बाहर उसने किया
तो वहां भारत के किसी भी न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार हो ही नहीं रहा। भाई उसने अमेरिका में कर दिया, तो अमेरिका में भारत के किस न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार हो रहा है? और अमेरिका करके शाहजहांपुर आ गया, तो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार तो इसका विचारण हो ही नहीं सकता। भाई पूर्ववर्ती उपबंध तो ये कहते हैं सामान्य नियम कि जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में किया गया हो अपराध, वहां जांच और विचारण होगा, या जहां मिल गए हो, जहां परिणाम निकला हो, आदि आदि। तो इसका तो हो ही नहीं पाएगा, तो सेक्शन 4 तो अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 4 अर्थहीन हो जाएगा। अच्छा चलिए, भारत के भीतर ही उन्होंने किया, भारत के भीतर ही किया, और उन्हें पकड़ा नहीं गया, वो मिल गए वहां। ठीक है, भारत के न्याय कहीं मिल गए, वो भारत में ही किया, भारत में ही है। तो उस मजिस्ट्रेट को ये अधिकारिता होनी ही चाहिए कि वो विचारण खुद कर ले, और उचित समझे तो जहां होना चाहिए विचारण वहां भिजवा दे। दोनों बातें संभव होनी चाहिए। तो इन बातों को संभव किस सेक्शन के माध्यम से बनाया गया? 207 क्या कहता है? स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए सम्मन या वारंट जारी करने की शक्ति। सम्मन या वारंट हवा में तो नहीं, विचारण के लिए ही जारी होंगे ना। तो कहता है जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई दे कि, यानी देयर मस्ट बी सम ग्राउंड टू बिलीव, ये नहीं हवा में है। जैसे होता ना, उन्होंने कहा अमुक व्यक्ति जिंदा है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अमुक व्यक्ति जिंदा है और पाकिस्तान में है, वो भारत आया था अमुक अमुक दिनांक और उसने अमुक अमुक काम किया। अमुक दिनांक को अगर भारत आया होगा तो निश्चित भारत के गुप्तचर विभाग के पास, क्योंकि वैसे तो आ ही नहीं सकते, आप वीजा परमिट से ही आए होंगे, वो सारी सूचनाएं रहती हैं, तो पता होगा। तो आप न्यायालय से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि सेक्शन 91 की शक्ति का वो इस्तेमाल करे और वो रिकॉर्ड जो गुप्तचर विभाग के पास है आहूत कर ले, यह साबित करने के प्रयोजन से कि वो व्यक्ति पाकिस्तान से यहां आया था और यहां जो उसकी संपत्ति थी उसने तुम्हें वो बेच दी थी, और ये बैनामा जेन्युइन है, आप ये चाहते हैं। तो हम क्यों कर लें ऐसा? तुम क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हो? अननेसेसरी हम 91 में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। देयर शुड बी सम रीजनेबल ग्राउंड टू एक्सरसाइज द jurisdiction which is based in the court under section 91. You must show that these are the calls, ठीक है, which are made by that person, ठीक है ना। और ये कैफ आईडी है कि ये फोन उसी के नाम है, ठीक है, भले ही फोटो वोटो न मिल पाए लेकिन कुछ तो आप बताएं कि वो जीवित है, वही आया था। नाउ देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड दैट द कोर्ट शुड एक्सरसाइज दैट जुडिक्शन टू डू जस्टिस इन योर पर्टिकुलर केस, क्योंकि फिर न्यायालय को शक्तियां दी तो इसीलिए जाती हैं और काहे के लिए दी जाती हैं, ठीक है ना। तो देयर शुड बी सम रीजनेबल ग्राउंड, ऐसे नहीं कोई भी शक्ति का इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए वो लिखता है कि जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे भारत के अंदर या बाहर, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण 197 से 205 की धाराओं के अंतर्गत, ये दोनों जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता। यानी उसकी जुडिक्शन के बाहर हुआ है ना, तो वो तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। उस दशा के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन अब इस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता देगा। यानी अगर अन्य विधि के अधीन ये कर ही सकता है तो फिर 207 बनाने का मतलब ही क्या है? इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। इसीलिए उसने लिखा कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसने भारत के अंदर या भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध कर रखा है जिसका जांच और विचारण करने की अधिकारिता पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के मुताबिक इस मजिस्ट्रेट को नहीं है, अगर सिचुएशन ये है।
ठीक है ना। तो विधि का नियम क्या कहता है? कहता है नहीं किया जा सकता, किंतु जो तत्समय प्रवर्तक किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, ये ठीक है, उसका विचारण भारत में होना चाहिए, ये भी कानून कहता है, लेकिन स्वयं उसे विचारण की अधिकारिता पूर्वगामी उपबंधों के अंतर्गत या तत्समय प्रवर्तक किसी अन्य विधि के अंतर्गत इस मजिस्ट्रेट को नहीं है। तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसे स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया है, यानी उसे कंप्लीट जुडिक्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि अन्य अधिकारिता के बाहर जो अपराध किया गया है उसके अधिकारिता के बाहर उसका विचारण करने की शक्ति उसे अन्य उपबंधों के अंतर्गत नहीं मिल रही, लेकिन व्यक्ति उसके अधिकारिता के भीतर मिल गया है। ठीक है ना, इसलिए अंदर किया गया। और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है, तो सम्मन, वारंट 82, 83 सब जारी हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधान रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र ले सकता है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज आ गई, थोड़ा अमेंड करेंगे पिछली बात को, ये मजिस्ट्रेट विचारण नहीं करेगा, विचारण नहीं करेगा। ठीक है ना, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है ना, और यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास इन सबसे दंडनीय नहीं है तो जमानत या बंध पत्र लेके छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर मृत्यु या दंड या आजीवन कारावास प्रोवाइड है तो फिर छोड़ेगा नहीं, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास ही भेजेगा। लेकिन अगर भारत के बाहर किया है तो किस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा? ये तो भारत के अंदर की बात हुई ना। अगर वो व्यक्ति जो मिला है इसकी स्थानीय अधिकारिता में, इसने भारत के बाहर अपराध किया है, तो ये स्वयं ही करेगा, फिर तो कोई और चारा बचा ही नहीं। ठीक है ना, कहता है जब ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हो, पिछले उपबंधों में है ना, एक से अधिक लोगों को अधिकारिता है, और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए तो या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के, ठीक है, तो के लिए की जाएगी। तब आप रेफरेंस भेज देंगे, रिपोर्ट भेज देंगे हाईकोर्ट को, फिर वो जैसा कहे। 208 कहता भारत से बाहर किया गया अपराध। अब भारत से बाहर, भारत का नागरिक ये भी अपराध कर सकता है और विदेशी वो भी कर सकता है। तो विदेशी अगर बाहर अपराध करता है तो उससे तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं, भाई विदेशी विदेश में अपराध कर रहा तो करे, हमें क्या लेना देना। लेकिन भारत से बाहर अगर भारत के नागरिक ने किया तो सेक्शन 4 कहता है, ठीक है ना, कि भारत के भीतर उसका विचारण हो सकता है। ठीक है ना, भारत के भीतर उसका विचारण हो सकता है। यह सेक्शन 3 जो पूर्व के आईपीसी का है वो ये कहता है कि विदेशी ने अगर भारत में कोई ऐसा काम किया है जो भारत की विधि के मुताबिक विचारणीय है, तो प्रत्यर्पण संबंधी विधियों के अंतर्गत उसे प्राप्त करके उसका विचारण हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर भारत से बाहर अगर अपराध किया गया है भारत के नागरिक द्वारा, तो क्या है, जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र पर या अन्यथा, अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसे कार्रवाई की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है। यह महत्वपूर्ण शब्द है, कहता जहां वह पाया गया है, जहां अपराध भारत में पाया गया है। ठीक है, अच्छा, एट विच ही मे बी फाउंड और वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड ऑफेंस। अब दोनों जगह गलत लिख रखा है, हिंदी में अंग्रेजी में। ठीक है, और अच्छा ऑफेंस जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है,
रजिस्ट्रीकृत दर्ज लिखा जाना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत लिख दिया, ठीक है, या तो एफआईआर जहां लिखी हुई है वहां होगा, ठीक है, और या जहां मिल गया, ठीक है। अच्छा, परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, बस यही शब्द इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। क्या कहता है? पूर्ववर्ती अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, यानी पूर्ववर्ती सारी धाराएं इस सेक्शन के अधीन होकर पढ़ी जाएंगी। इसका अर्थ यह निकल आया कि पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी अगर भारत के बाहर किए गए अपराध का जांच और विचारण होना है तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होगा। जब तक केंद्र सरकार मंजूरी नहीं देगी नहीं होगा, ठीक है। कहता है जांच या उसका विचारण। अब एक सवाल उठा, भारत से बाहर अपराध किया गया, क्या इन्वेस्टिगेशन, जांच और विचारण भारत सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होगा? और ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, इस संबंध में स्थिति क्या रहेगी? ये यहां लिखा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे भी लिया जा सकता है, और अभी लिया भी गया, जब भारत के दूतावास पर हमला हुआ था, ठीक है, तो यहां एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी, ठीक है, यहां एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी और इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है। अब सवाल यह है, ठीक है, कि हमारा दूतावास भारत माना जाएगा, ठीक है, एम्बेसी वो देश मानी जाती है, होती दूसरे देश में, लेकिन वो भारत ही माना जाएगा, और वहां जिन लोगों ने अपराध किया, ठीक है, उसका संबंध में एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी। तो हमेशा ये देखना चाहिए हो कैसे गया, हो कैसे गया, होता तो इसी कानून के मुताबिक है। तो क्या जांच और विचारण भारत सरकार की मंजूरी के बिना मना है? ये एफआईआर मना नहीं है। इसका मतलब एफआईआर हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और सबमिशन ऑफ चार्जशीट हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठेगा कि सबमिशन ऑफ चार्जशीट कहां हो? ठीक है भाई, ये भी तो सवाल उठेगा कि 193 हमने कर ली इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ठीक है, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, अब एनआईए कोर्ट को भेजेंगे वो, लेकिन ये सवाल उठ रहा है मेरे दिमाग में, इसका कंक्रीट और कंप्लीट उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन मना नहीं है, इतना तो कहा जा सकता है। और एनआईए ने अभी किया भी। अब वो चार्जशीट किसको सबमिट करेंगे इस संबंध में, अब वही बात की पहली बार दिमाग में सवाल आया तो देखेंगे कहां करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मना नहीं है, जांच और विचारण मना है। क्यों मना है, काहे मना है, सवाल ये भी है, ठीक है। तो सवाल ये इसलिए मना है कि व्यक्ति, सामान्य नियम ये होता है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर उसने भारत के बाहर अपराध किया, चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई हो, भारत का नागरिक ही हो, विदेशी होगा तो हमें मतलब ही क्या है, वो अपना निपटे। तो भारत का नागरिक हो सकता है, क्योंकि आपराधिक विधि पूरी दुनिया में एक ही जैसी है। अगर यहां व्यक्ति का, ठीक है, वध, हत्या है, तो इंग्लैंड में राष्ट्रपति, ठीक है, पुरस्कार या जो है पुरस्कृत होने योग्य कृत्य नहीं है, वहां भी अपराध ही है। तो हो सकता है ये व्यक्ति वहां दंडित हो गया हो, ठीक है, ये व्यक्ति वहां दंडित हो गया, तो ये व्यक्ति दोबारा दंडित ना हो जाए। और ये बात कौन कोर्ट थोड़ी पता कर पाएगा, तो सरकार ही पता करेगी, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स तो सरकार के पास हैं, वो तो सब सरकार के, ठीक है, तो वो ये देख लेंगे कि वहां दंडित तो नहीं हो गया। अच्छा, और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर यहां दंडित करेंगे, और वहीं पर्याप्त दंडित हो चुका है तो यहां नहीं करेंगे। वहां यह भी हो सकता है कि विचारित किया गया हो, छोड़ दिया हो, और गलत ढंग से छोड़ दिया हो, जैसे हाफिज सईद को छोड़ दिया, तब दोष मुक्त ही हो गए, ठीक है। तो हमारे यहां हम करेंगे भी फिर, लेकिन ये स्थितियां सब सरकार को बेहतर पता हो सकती है।
इसलिए कहा जांच और विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा, पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए, चाहे पूर्वगामी उपबंधों में कुछ भी लिखा हो, जांच और विचारण नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अनुमति से हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जुडिक्शन संबंधी प्रावधान हुए। इसमें सिर्फ एक सेक्शन बचा है, वो एविडेंस से संबंधित है, वो जुडिक्शन से संबंधित नहीं है, तो उसे लेकर के शेष बात चर्चा कल कर लेंगे। ये लगभग खत्म है।